नमस्कार। आज हमारे पास झारखंड के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सनसनीखेज घटना का जिक्र है। कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। जी बिल्कुल, सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ, तो बात है 26 नवंबर 1933 की। कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, काफी भीड़ भाड़, और 20 साल के एक जमींदार थे, अमरचंद पांडे। वो भीड़ में थे, तभी उन्हें लगा जैसे जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो, बहुत हल्का सा, जैसे चींटी ने काटा हो। मामूली सी बात लगी होगी उस वक्त तो। बिल्कुल, लेकिन असल में ये वो पल था जो शायद भारत में, क्या कहते हैं, जैविक हथियार से की गई पहली हत्या की शुरुआत बना। तो चलिए आज इसी घटना की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे एक पारिवारिक रंजिश इस जर्म मर्डर तक पहुंच गई। जरूर। तो अमर पांडे को ये चुभन हुई, लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ पाखुड़ जाना था, जो अब झारखंड में है। वो चले गए, ज्यादा ध्यान नहीं दिया शायद। हाँ बिल्कुल, लेकिन पाकुड़ पहुंचने के कोई 3 दिन बाद ही उन्हें तेज बुखार आ गया और हालत बिगड़ने लगी, तो उन्हें वापस कलकत्ता लाया गया। अच्छा। वहां डॉक्टरों ने जब जांच की तो उनकी बांह पर सुई चुभने का एक बहुत छोटा सा निशान मिला। सुई का निशान? जी। और फिर तो बुखार बहुत तेजी से बढ़ा, फेफड़ों में इन्फेक्शन के लक्षण दिखने लगे और 4 दिसंबर 1933 की सुबह अमर की मौत हो गई। शुरू में डॉक्टरों को लगा कि ये शायद निमोनिया है। निमोनिया? तो क्या मामला वहीं बंद हो सकता था? हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, अगर लैब रिपोर्ट ना आती। लेकिन वो रिपोर्ट आई और उसी से पूरी कहानी पलट गई। लैब रिपोर्ट? उसमें क्या था ऐसा? अमर के खून की जांच हुई थी और उसमें मिला येर्सिनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया। येर्सिनिया पेस्टिस? ये तो प्लेग वाला बैक्टीरिया है ना? बिल्कुल वही, जिससे प्लेग फैलता है, वो जानलेवा बीमारी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस समय कलकत्ता में पिछले 3 साल से प्लेग का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? 3 साल से प्लेग नहीं था कोलकाता में, और इनके खून में प्लेग का बैक्टीरिया? ये कैसे हो सकता है? ये तो साफ साजिश लग रही है। जी हाँ, यहीं से शक गहराया और जांच की दिशा बदल गई। इस मौत ने तो दुनिया भर में सनसनी फैला दी थी। टाइम मैगजीन ने इसे जर्म मर्डर का नाम दिया। जर्म मर्डर? यानी जीवाणुओं से हत्या? हाँ, और सिंगापुर स्टेट्स टाइम्स ने इसे पिन प्रिक्ड आर्म मर्डर का। तो आखिर कौन था इसके पीछे? क्या वजह थी? देखिए, जांच आगे बढ़ी तो एक गहरी पारिवारिक रंजिश सामने आई। जायदाद का झगड़ा था। अमर और उनके सौतेले भाई थे बेनोएंद्र चंद्र पांडे, जिन्हें सब बेनोए कहते थे। उनके पिता की मौत के बाद से ही दोनों भाइयों में पाकुड़ रियासत पर कब्जे को लेकर तनातनी चल रही थी। और रियासत कोयला और पत्थर की खदानों के लिए काफी मशहूर थी, काफी पैसा था। अच्छा, तो मोटिव तो साफ था, पैसा और रियासत। जी। और दस्तावेज बताते हैं कि अमर नेक और लोकप्रिय थे, जबकि बेनोय को थोड़ा अय्याश किस्म का बताया गया है। लेकिन प्लेग बैक्टीरिया से हत्या, ये आइडिया कहाँ से आया? ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, यही पर कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। साजिश रची थी बेनोई ने अपने एक डॉक्टर दोस्त के साथ मिलकर, डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य। डॉक्टर दोस्त? जी। अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि हत्या की योजना 1932 से ही बन रही थी। डॉक्टर भट्टाचार्य ने कोशिश की कि मुंबई की जो मशहूर हेफकिन इंस्टीट्यूट लैब है, हाँ, हेफकिन इंस्टीट्यूट सुना है, वहां से प्लेग बैक्टीरिया का कल्चर सैंपल हासिल किया जाए। उस जमाने में भारत में वो अकेली ऐसी लैब थी जहां ये खतरनाक कल्चर रखे जाते थे। वो रिसर्च और वैक्सीन बनाने का बड़ा सेंटर था। तो क्या उन्हें मिल गया वहां से आसानी से? नहीं, पहली कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन 1933 में उन्होंने दूसरी तरकीब लगाई। भट्टाचार्य ने एक और डॉक्टर का नाम इस्तेमाल करके हेफकिन इंस्टीट्यूट को ये कहकर धोखा दिया कि वो प्लेग का इलाज ढूंढ रहे हैं और उन्हें टेस्ट के लिए कल्चर चाहिए। इतना ही नहीं, बेनोय ने इंस्टीट्यूट से जुड़े 2 पशु चिकित्सकों को रिश्वत भी दी। आखिरकार भट्टाचार्य को लैब में जाने और काम करने की इजाजत मिल गई और 12 जुलाई 1933 को वो प्लेग बैक्टीरिया का कल्चर लेकर बेनोय के साथ कलकत्ता वापस आ गए। यकीन नहीं होता, पूरी प्लानिंग, धोखा, रिश्वत, सब कुछ शामिल था। बिल्कुल। और फिर आया 26 नवंबर 1933 का दिन। हावड़ा स्टेशन की भीड़ में बेनोय और भट्टाचार्य ने एक आदमी को भाड़े पर लिया था।
उसी ने भीड़ का फायदा उठाकर अमर को सिरिंज से वो प्लेग बैक्टीरिया इंजेक्ट कर दिया। तो फिर पुलिस ने पकड़ा कैसे इन लोगों को? ये साबित करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा कि बैक्टीरिया वहीं से आया और इन्होंने इस्तेमाल किया। मुश्किल तो था यकीनन, लेकिन पुलिस ने काफी बारीकी से जांच की। फरवरी 1934 में बिनोय और भट्टाचार्य गिरफ्तार हो गए। जांच में काफी सबूत मिले, जैसे उनके मुंबई आने जाने के टिकट, होटलों के बिल, लिखावट के नमूने मिले, लैब को जो कोड में संदेश भेजे गए थे वो मिले, यहां तक कि एक्सपेरिमेंट के लिए जो चूहे खरीदे गए थे उनकी रसीदें भी मिली। अच्छा, चूहे खरीदने की रसीदें भी? जी हाँ, सबूत काफी पुख्ता थे। करीब 9 महीने मुकदमा चला और अदालत ने ये माना कि हाँ, इन दोनों अभियुक्तों ने ही बॉम्बे से प्लेग बैक्टीरिया चुराए, उन्हें कलकत्ता लाए और अमर की हत्या के लिए इस्तेमाल किया। दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। मौत की सजा? लेकिन मुझे लगता है कहानियां खत्म नहीं हुई थी। नहीं हुई। 1936 में कलकत्ता हाई कोर्ट में अपील हुई और हाई कोर्ट ने सजा को मौत से बदलकर उम्र कैद कर दिया। उम्र कैद? हाँ। एक अमेरिकी पत्रकार हैं डैन मॉरिसन, उन्होंने अपनी किताब द पॉइजनर एंड द वॉस्प में इस केस को पूरी तरह से आधुनिक हत्या कहा है। शायद बेनोय और भट्टाचार्य को लगा था कि वो साइंस का इस्तेमाल करके ब्रिटिश राज के कानून को भी चकमा दे देंगे। तो ये थी कहानी एक जमींदारी के झगड़े की, जो विज्ञान के इतने खौफनाक इस्तेमाल तक पहुंच गई। एक ऐसी हत्या जिसे एक अदृश्य, लगभग ना दिखने वाले हथियार बैक्टीरिया से अंजाम दिया गया। ये मामला वाकई में बहुत अनूठा है। शायद निजी स्तर पर, मतलब किसी एक व्यक्ति द्वारा जैविक हथियार के इस्तेमाल का ये शुरुआती और बहुत ही दुर्लभ उदाहरणों में से एक गिना जा सकता है। और ये दिखाता है कि वैज्ञानिक ज्ञान अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता है। सही कहा। जाते जाते एक सवाल मन में आता है, ये जो 1930 के दशक में रचा गया आधुनिक अपराध था, जिसमें अदृश्य जीवाणुओं को हथियार बनाया गया, आज के जमाने में जब हम जैविक हथियारों के खतरों की बात करते हैं, तो ये घटना उस डर को किस तरह से दर्शाती है, सोचने वाली बात है।